हेलो स्टूडेंट, बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट और जेई में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि अ न्यूक्लियस विथ Z इक्वल टू 92 एमिट्स द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस। अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ये बीटा माइनस आपका कर लेंगे, इसको बीटा माइनस आपका है, अल्फा अल्फा, और ये बीटा आपका माइनस, ये भी बीटा माइनस है, अल्फा है, फिर बीटा प्लस है, फिर बीटा प्लस है, और फिर अल्फा है। द जेड ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज, मतलब इस तरीके से इस सीक्वेंस में वो अल्फा बीटा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। तो जो रिजल्टिंग आपका जेड होगा वो क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल होता है तो अल्फा निकालता है, बीटा निकालता है, गामा निकालता है, और अल्फा बीटा निकलने पर क्या जेड पर क्या फर्क पड़ता है इसको भी आप जानते हो। तो वन बाई वन इसको हम देखते हैं हम लोग। देखो बेटा कुल कितने अल्फा निकल रहे हैं, 2 4 और 5 1 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और 1 2 3 4 बीटा माइनस निकल रहा है, एंड 1 2 और 2 बीटा प्लस निकल रहा है। तो देखते हैं कि इनके निकलने से जेड पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखो बेटा जी, अगर 8 अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 होता है, तो एक अल्फा पार्टिकल अगर किसी न्यूक्लियस से निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। तो कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो जेड आपका कितने से डिक्रीज करेगा, 8 इंटू 2 16 से जेड आपका डिक्रीज कर जाएगा अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो कितने बीटा पार्टिकल्स देखो है, ये आपके पास क्या है 4 बीटा माइनस पार्टिकल आपका है, ठीक है ना। और आपको पता है कि एक बीटा पार्टिकल निकलने से आपके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट होता है। जेड में क्या होता है 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो बीटा पार्टिकल बीटा माइनस निकल रहा है तो इंक्रीमेंट होगा, याद रखना। तो आपने कहा कि जेड क्या होगा, इंक्रीज करेगा किससे बाई 4 इंटू 1, यानी 4 से इंक्रीज कर जाएगा। ये बीटा माइनस निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करता है, ठीक है बेटा जी। अब क्या आपके पास है बीटा प्लस, ठीक है ना। और बीटा प्लस पार्टिकल के निकलने से क्या होता है बेटा जी, बीटा प्लस पार्टिकल के अगर एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो यहां पर एटॉमिक नंबर आपका डिक्रीज करेगा बाई वॉट 2 इंटू 1, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। 2 इंटू 1 आपका हो जाएगा ये 2, है ना। तो आपका बताओ बेटा जी, तो आपका जेड कितना आएगा, नेट जेड कितना आएगा आपका, ये आपका डिक्रीज, ये आपका क्या किया डिक्रीज किया, और ये आपका इंक्रीज किया, और ये आपका डिक्रीज किया। तो आप कहोगे सर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा। तो जेड कितना था पहले 92 था, तो आपका जो जेड रिजल्टिंग जेड आपका आ जाएगा वो आपका मेन कितना 92 था ना पहले, फिर माइनस हो जाएगा तुम्हारा 16, डिक्रीज किया, फिर -2 हो जाएगा, डिक्रीज किया, और +4 से इंक्रीज कर जाएगा, और जब सॉल्व करोगे रिजल्टिंग आपका आ जाएगा 78। तो आई थिंक 78 ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है बेटा। देखो बेटा जी, ये आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है। व्हेन यूरेनियम आइसोटोप 92-235 इज बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की गई है, इट जनरेट्स क्रिप्टन 3689, ओके, एंड 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट हो रहे हैं। इसके बाद एंड जो लास्ट में जो न्यूक्लियाई आपका बचेगा, मतलब क्या क्या जनरेट करेगा, क्रिप्टन करेगा और 3 न्यूट्रॉन करेगा, और इन चारों में से कौन करने वाला है, ठीक है ना। तो पहली बात है कि आपके पास यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की आपने तो क्रिप्टन में टूट गया और 3 न्यूट्रॉन निकले। इसके बाद और कौन सा एलिमेंट बनेगा उसको हमने क्या मान लिया, ZXA मान लिया, ठीक है बेटा जी। आप कहोगे सर कि ये आपको पता लगाना कि कौन सा एलिमेंट चारों में से है ये, ठीक है ना। तो आप क्या करो, मास नंबर को इक्वेट कर दो, एटॉमिक नंबर को इक्वेट कर दो, राइट और लेफ्ट वाले को इक्वेट करके आप ए निकाल सकते हो। तो आपने कहा कि राइट साइड में कितना मास नंबर आपका है 235 + 1 है, इज इक्वल टू राइट साइड में 89 + 1, और ये प्लस ए हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा। तो मास नंबर कितना आ जाएगा 144, जो आपका जिस एलिमेंट को निकालना है उसका मास नंबर कितना आ जाएगा 144। और आप देखो ऑप्शन में ये आपका 144 आया, ठीक है ना। ऐसे आपका जब 144 आपको मिल गया और आप 144 आपका 4th ऑप्शन में, तो ये करेक्ट है ही,
100% श्योर है। और आप मास नंबर एटॉमिक नंबर को आप इक्वेट करोगे तब आपका 56 आने वाला है, फिर करके आप लोग देख लेना। अदरवाइज एक ही से क्या आपने आंसर निकाल दिया। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ड्यूरिंग देयर डिके। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जब डिके करते हैं तो आपने कहा कि भाई सोल्यूशन में देखा जाए कि सर अल्फ़ा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा एमिट होता है। 3 पार्टिकल निकलते हैं। अल्फ़ा होता है आपका 2He4, इसको बोलते हैं, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। बीटा होता है 2, बीटा प्लस होता है, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और ये बीटा माइनस, इसको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। ये 3 पार्टिकल निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है और पॉजिट्रॉन भी निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब भी एमिट होते हैं तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को लेके ही निकलते हैं। तो न्यूट्रिनो भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, अल्फा पार्टिकल भी निकलेगा और गामा रेडिएशन भी निकलता है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो प्रोटॉन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि जब भी न्यूक्लियस जो है रेडियो एक्टिव डिके होता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है उसमें से है, तो उसमें प्रोटॉन नहीं निकलता है। न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा बीटा सब निकलता, बट प्रोटॉन अकेला नहीं निकलता। इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको पॉइंट आउट कर लेना आप लोग। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट था, मतलब न्यूट्रिनो भी निकलेगा, बाद में हीलियम न्यूक्लियाई भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, बट प्रोटॉन नहीं एमिट होगा। ठीक है बेटा जी। और बेटा यहाँ पूछा है कि ये आपका 2020 का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। ये देखो आपका आंसर जूल में दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 0.5 ग्राम मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन E = mc²। सिंपल अगर रखेंगे तो एनर्जी आपकी जूल में आएगी। तो E = वॉट, m कितना है 0.5 × 10⁻³ kg है ना, और इंटू क्या आएगा 3 × 10⁸ एंड होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो 0.5 × 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻, आ जाएगा तुम्हारा 16। सॉल्व करते हैं इसको, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5 × 10⁻13 जूल। ये सिंपल था इसलिए मैंने इससे कर दिया। आपका आंसर किसका आ गया, और ये आपका आंसर मैच कर गया डी का। ठीक है ना बेटा जी, आई थिंक ये समझ गए। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया इसलिए मैंने डिस्कस किया। बेटा ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2006 में पूछा गया, और न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाई XN अल्फा। इसका मतलब X आपका न्यूक्लियस है जिस पर कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की गई तो उसमें अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है। तो जो आपका यहाँ पर जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो लिथियम Li37 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट X। वो जो X है वो कौन सा एलिमेंट है जिस पर कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएंगे और अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद क्या बन जाए, वो Li लिथियम-37 बन जाता है। तो X कौन सा एलिमेंट होगा इसमें से वो पूछा गया है। इट मीन्स कि आपने कहा कि भाई जो हमारे पास न्यूक्लियस X है ये N अल्फ़ा, अगर ये आपने कहा N अल्फ़ा मतलब समझ रहे हो आप लोग कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की तो अल्फा पार्टिकल निकला। तो ये क्या है जो आपका नया न्यूक्लियस बना वो Li, ये है आपका 3, ये बनेगा 7, और यहाँ से प्लस अल्फा पार्टिकल निकल भी रहा है। आई थिंक आप सब मेरी बात समझ रहे हो कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो इसके इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग, तो आप कहोगे सर हमारे पास मान लो एक एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, इस पर किसकी बम्बार्डिंग करते हैं 0 N1 की बम्बार्डिंग करते हैं। तो ये किस में ट्रांसफॉर्म होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है किसमें लिथियम 3 में हो गया और साथ में 7 बना दिया। अब प्लस क्या है, अल्फा पार्टिकल भी तो एमिट कर रहा है ना, ये 2He4 एमिट कर रहा है। ठीक है बेटा जी। अब आप हमसे पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड Z, तभी तो आपको X मिलेगा। X क्या चीज़ है, तो पहले हम A को इक्वेट करते हैं, राइट साइड का मास नंबर, लेफ्ट साइड का मास नंबर इक्वेट करते हैं। तो A + 1 = क्या हो जाएगा 11, 7 प्लस क्या बन जाएगा 7 + 4 है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा A = 7 + 4 11, यानी -1। A आपका आ जाएगा 10। यस आर नो, ये आपका A मास नंबर आपका 10 आ गया। तो हमारी अभी मैंने क्वेश्चन कराया था ये कैसी इसी तरीके का, तो A 10 आ गया। इसका मतलब आपका B ऑप्शन करेक्ट है। आप मास नंबर को भी इक्वेट कर सकते हो, कैसे,
देखो मास नंबर की बात करें, अगर सॉरी एटॉमिक नंबर की बात करें, Z +0 इज इक्वल टू और 3+2 है ना, 2HEF और 3+2, तो Z क्या आ गया बेटा जी, ये आपका 5 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देखो इसने नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन था और जेई में भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। ठीक है बेटा, देखो बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया नीट 2002 में, अ सैंपल हैज़ 4 × 10⁻16 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं पहले टाइम पर, इनिशियल टाइम पर, ऑफ हाफ लाइफ 10 डेज। और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 10 डेज है। द नंबर ऑफ एटम डिकेइंग इन 30 डेज। कितने नंबर ऑफ एटम 30 दिनों में डिके हो गए। तो आप जो आपका फार्मूला है N=N0e⁻λT, वहाँ से भी आप कर सकते हो कैलकुलेशन, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको अगर आप समझ के करो तो आप ये जो पावर आपका है एज इट इज रखे रहो। आप कहोगे सर मान लो ये आपका 4 था, है ना, तो अगले 10 डेज में कितना बचा, कितना बच गया, हाफ लाइफ टाइम है तो 2 बचा सैंपल। फिर अगले 10 डेज में कितना बचेगा बेटा जी, 1 बचेगा। फिर अगले 10 डेज में कितना होगा, हाफ लाइफ टाइम है ना आपका, तो अगले 10 डेज में आपका कितना हो जाएगा बेटा जी, अगले 10 डेज में आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 30 डेज बीतने के बाद जो सैंपल आपका कितना 1/2 बच गया, तो कितना डीके हो गया, न्यूक्लियाई जो डीके कितना होगा, पहले कितना था 4 था, बचा कितना लास्ट में 1/2 बचा, और इनटू आपका जो मल्टीप्लायर कितना आपका है 10⁻16, तो जो का त्यों रहेगा ही रहेगा। कितना आ गया बेटा जो 3.5 × 10⁻16। इतने नंबर ऑफ एटम जो है डीके हो गए, खत्म को देखो फिनिश्ड। अब देख रहे हो 3.5 ये क्वेश्चन, बट आपको हाफ लाइफ टाइम दिया गया था और कहा गया था कि हाफ लाइफ टाइम क्या था 10 डेज था, तो 30 डेज में कितने नंबर ऑफ एटम डीके कर गए। डीके करने का मतलब 30 डेज में जो बचा वो इतना बचा, 30 डेज के बाद जो बचा इतना बचा, पहले कितना था 4 था, माइनस किया तो इतने नंबर ऑफ एटम आपको डीके जो किए वो मिल जाएंगे। आंसर आपका कितना हो गया 3.5 × 10⁻16। अब बेटा एक शानदार क्वेश्चन देखिए, सिंपल था आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्यों रिलेशन आपका है, लेकिन आपका नीट 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। द डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड द हाफ लाइफ टाइम, रिलेशन पे है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ रिलेटेड एज, मतलब लैम्डा में और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, तो आपको पता है सोल्यूशन में देखा जाए तो जो लैम्डा होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो हाफ लाइफ टाइम के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बेटा जी, तो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन रिलेटेड कैसे होगा, तो रेसिप्रोकल में तो ये भी आपका आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, बट जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है log2/e/λ, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से आप कह सकते हो कि लैम्डा इज व्हाट, log2/e/what, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है ना, तो ये सीधे आपका फॉर्मूले से उठाया गया क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन आपका ई क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन 2006 में पूछा गया है, बीटा पार्टिकल से रिलेटेड। ठीक है ना, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज, यहाँ पर जो है NE क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है ना, आपको पता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल से जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उस बीटा पार्टिकल का जो नंबर है और उसकी एनर्जी है उसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स और उसकी ये एनर्जी है ना, ये ग्राफ बना हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ से क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने लगते हैं लेकिन एनर्जी लगातार कंटिन्यूअस क्या है बढ़ती रहती है। ठीक है बेटा जी, तो पार्टिकल पहले ज़्यादा निकलेंगे फिर कम होंगे, लेकिन एनर्जी कंटिन्यूअस क्या है आपकी बढ़ती जाती है। तो आप देखो कि सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखो, जब कोई पार्टिकल नहीं है
तो ग्राफ आपका ये सी करेक्ट है, डायरेक्ट आप कह सकते हो, बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आपका कोई पार्टिकल है एनर्जी आपकी जीरो, पार्टिकल बढ़ते गए एनर्जी बढ़ती गई बेटा। फिर आपने देखा एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपकी मान लो E0 दी गई है। फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे बट एनर्जी लगातार क्या उसकी बढ़ती जाएगी। आई थिंक ये ग्राफ आपका जो बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम होता है उसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसको पॉइंट आउट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है बेटा जी। अब बेटा ये क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। देन हीलियम, अब देखो यहाँ पर क्या है, लेस मोमेंटम दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है कि एक, अब देखो सोल्यूशन में क्या है, मान लो हम सोल्यूशन यहाँ करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है कि मान लो आपके पास एक यूरेनियम एलिमेंट न्यूक्लियाई था, ये टूटा किस में बोला जी, ये आपका टूटा थोरियम में, है ना, और ये अल्फा पार्टिकल में, है ना। अब पता है कि थोरियम का मास क्या है ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल का मास कम है, ठीक है ना। लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ, डीके हुआ, तो पता है कि एक्सटर्नल कोई भी क्या है इस पर कॉज नहीं लगा, ये इट सेल्फ डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ थोरियम का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, क्योंकि ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, राइट में, कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा राइट में और ये जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि ये इंटरनल एक्सप्लोजन आपका हुआ है। तो मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। तो कहोगे सर अगर आपका जो मोमेंटम किसका होगा, थोरियम का मोमेंटम होगा, वही किसका होगा, जो थोरियम का मोमेंटम होगा वही अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम आपका सेम होगा। इसका ये मतलब हुआ आपका कि मोमेंटम, मोर मोमेंटम लेस मोमेंटम, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि मोमेंटम तो आपके सेम हो गए, ठीक है ना। अब रह गई बात काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आप पार्टिकल सीधे क्या लिखते हैं, p² / 2m, डायरेक्ट 1/2 mv² नहीं लिख सकते बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मोमेंटम सेम है, तो आपको मोमेंटम के फॉर्म में लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² लिख देते हैं, ठीक है बेटा जी। लेकिन ये तब होगा जब मोमेंटम की बात ना की हो, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो अब बताइए यहाँ पर अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या होगा, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, कम होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक, द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम एंड द न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम। आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस बात को आप समझ गए। देखो बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2013 में कि हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके बेटा जी, तो आप देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व देख रहे हो ना आप लोग कि सबसे पहले क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, पहले तो इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पर आपका Fe होता है, Fe के बाद वो डिक्रीज करने लगती है। जैसे जैसे एटम न्यूक्लियस की साइज बढ़ती रहती है वैसे वैसे क्या ये डिक्रीज करने लगती है। तो आप कहोगे इंक्रीज कंटिन्यूसली विथ मास नंबर, नो, डिक्रीज कंटिन्यूसली विथ मास नंबर, नो, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, नो, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द मास नंबर। पहले क्या करेगी, पहले इंक्रीज करेगी, बाद में क्या है वो डिक्रीज करेगी। आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा जी, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जेईई और नीट के मैंने डिस्कस किए। फिर आपको असाइनमेंट दूंगा, वहाँ से हम लोग प्रॉब्लम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।